जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वीकेंड आ चुका है और मैं अपने एनपीएस पेंशन फंड के यू नो आप लोगों को दर्शन करा देता हूँ जनरली वीकेंड पे। तो आप देख सकते हैं कि और काफ़ी चीज़ें इसमें रिपीटेटिव भी हो जाती हैं और शायद रेगुलर व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाए, लेकिन नए व्यूअर्स के लिए मुझे बार बार बताना पड़ता है। तो एनपीएस में जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो फंड है वो एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट के पास है, टायर वन में। और जो मेरी स्कीम चॉइस है वो ऑटो एग्रेसिव है। तो काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ऑटो एग्रेसिव चॉइस नहीं मिलता। हो सकता है ये सही हो, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ये बात कंफर्म कर सके, क्योंकि मैं तो प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। तो मुझे तो एग्रेसिव चॉइस मिलती है, मुझे तीन चॉइस मिलती हैं: लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क और एग्रेसिव। तो मैं एग्रेसिव पे क्लिक किया हुआ है इस वक्त, क्योंकि मेरा ये प्लान है कि मैं रिटायरमेंट तक से चलाऊंगा, तो इक्विटीज़ में अच्छा गेन होने का मुझे अंदेशा है। हालांकि ये इतना रिस्की नहीं होता जितना कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और स्विंग भी उतना नहीं होता है कंपैरेटिवली इसमें। जैसे म्यूचुअल फंड जो मेरे पास है उसमें 100% इक्विटी है, लेकिन इसमें 100% इक्विटी नहीं है। गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज़ एंड इक्विटीज़ का कॉम्बिनेशन इसमें होता है। तो आई थिंक ये इतना ज़्यादा स्विंग नहीं करता, और कुछ साल बाद, 3-4 साल अगर आपको हो जाते हैं उसके बाद तो नेगेटिव में जाने का मतलब ही नहीं बनता। जैसे मेरा ये एनपीएस का पोर्टफोलियो आप देख रहे हैं लगभग 4 साल पुराना है, और इतनी गिरावट के बाद भी देखिए इसमें 8.5% का XIRR जनरेट हो रहा है। और लगभग मैं पूरा बता देता हूँ आपको। स्कीम वन में मेरे पास 51% है, स्कीम टू में 16% है, स्कीम थ्री में 33% है। मेरी टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इस वक्त 25 जनवरी को 5,38,359 रुपीज़ है। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन 38 हैं। जो मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है वो 4,52,826 रुपये है। और जो मेरा नोशनल गेन है वो 85,533 रुपीज़ का है। और एक्सआईआर मेरा 8.5% का बना हुआ है, और ये लगभग 13% पहुंच गया था। और वहाँ से जब मार्केट टूटनी शुरू हुई तो ये भी टूटा है, लेकिन नेवरदलेस पॉजिटिव में बना हुआ है, और ऐसा कोई इसमें नेगेटिव में जाने का कोई अंदेशा नहीं। यहाँ से मार्केट अगर 20,000 22,000 पे भी चली जाती है तो भी ये 8.5 का 7.5 हो जाएगा। 21,000 पे चली जाती है तो 6.5 हो जाएगा, इससे ज़्यादा ये नीचे नहीं जाएगा। तो रेस्ट एश्योर के पॉजिटिव में ही रहने वाला है, क्योंकि 4 साल बहुत पुराना समय होता है दोस्तों। उस वक्त तो बहुत सस्ती एनएवीज़ मैंने उठाई होंगी, सस्ते इक्विटीज़ में इसने लगा लिया होगा, तो वो सस्ते एनएवीज़ उठा रखी हैं। तो अब उस एनएवी लेवल तक गिरना नामुमकिन है, इसलिए ये सिक्योर हो जाता है। आपका म्यूचुअल फंड भी सिक्योर हो जाते हैं आई थिंक 4-5 साल में। वो भी जब एक बार मार्केट ऊपर चली जाती है तो वो पुरानी एनएवी भी वो वापस जाते नहीं है, भले ही कितने भी मार्केट फॉल कर जाए। जैसे मान लो किसी ने 10-12 साल पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा, तो आज की तारीख में फॉल से उसको पुरानी एनएवी थोड़ी जाएगा। वो तो 10-12 साल पहले तो निफ्टी कहाँ था, मेरे ख्याल 8,000 पे था, उससे भी नीचे रहा होगा। तो अब गिर के भी वो 22,000 तक ही आएगा, 21,000 तक ही आएगा, तो उस लेवल पे नहीं जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सेफ्टी होती है इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड्स। तो ये नीचे इसमें दिखा रखा है कि कितने यूनिट्स मिल रखी है मुझे एज ऑफ 24 जनवरी। तो ये यूनिट्स की यहाँ पे जोड़ तोड़ दिखा रखा है। उसके बाद ये मेरी कंट्रीब्यूशन है, जो आप देख सकते हैं कि 7,618 रुपये हर महीने डालता है मेरा एम्प्लॉयर। और आप देख सकते हैं कि ये मेरा अकाउंट है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में, और ये अप्रैल के महीने का कंट्रीब्यूशन 6 मई को जा रखा है, मई का 31 मई को, जून का 27 जून को, जुलाई का 5 अगस्त को। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन 50,000 का मैंने अपनी तरफ से किया हुआ है टू टेक बेनिफिट ऑफ जो एडिशनल एनपीएस कंट्रीब्यूशन आप करते हैं तो उस पर आपको एग्जेम्पशन मिलती है, टैक्स में एग्जेम्पशन। तो उसका बेनिफिट उठाने के लिए एडिशनल 50,000 मैं डालता हूँ, इसमें मुझे सीधा सीधा 15,000 का टैक्स बच जाता है इस 50,000 रुपये पे। उसी तरीके से आप देखें, अगस्त का 2 सितंबर को, सितंबर का 30 सितंबर को, अक्टूबर का 30 अक्टूबर को, नवंबर का 2 दिसंबर को, और दिसंबर का 30 दिसंबर को। जनवरी का भी नहीं कटा है, जैसे ही कटता है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि जनवरी का क्या रहा। अब फ़िलहाल दोस्तों देखिए, होता ये है एनपीएस में कि अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट में है, तो क्या और भी पेंशन फंड मैनेजमेंट है? जैसा कि मैंने बताया था, और भी बहुत सारे कंपनियों के पेंशन फंड मैनेजमेंट आते हैं। और एक बार मैं दिखा देता हूँ कि कौन कौन से फंड इस वक्त अवेलेबल हैं मार्केट में, और आप चाहें तो किसी में भी खुलवा सकते हैं। तो ये मैंने moneycontrol.com पे खोल लिया है, और इस पे मैं 5 साल वाले पे फ़िल्टर लगा देता हूँ, ताकि आपको दिख सके कि कौन सा फ़ंड जो है सबसे अच्छे रिटर्न दे रहा है।
तो आप देख सकते हैं कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल पेंशन फंड स्कीम ई टायर 1 16.6% का सालाना रिटर्न दे रहा है पिछले 5 साल से, आप देख सकते हैं। इसका यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन फंड स्कीम ई टायर 1 ये भी 16.16% का रिटर्न दे रहा है पिछले 5 साल से सालाना, ठीक है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल पेंशन फंड स्कीम ई टायर 2 ये भी ऊपर 16.60 था, ये 16.50 है टायर 2 में। कोटक पेंशन फंड स्कीम ई टायर 1 16.50% सालाना रिटर्न पिछले 5 साल में। उसके बाद आप देखेंगे कोटक पेंशन फंड स्कीम ई टायर 2 16.30% सालाना CAGR पिछले 5 साल में। ये आ गया जी मेरा वाला जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, HDFC पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड स्कीम ई टायर 1 15.90%। और टायर 2 में भी HDFC पेंशन फंड मैनेजमेंट देता है 15.90%। उसके बाद यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन स्कीम ही टायर 2 है जो 15.90% दे रहा है। उसके बाद LIC के भी हैं। तो आप देख रहे हैं ये सारे काफ़ी मिले जुले से रिटर्न दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। लेकिन अब आप देखेंगे कि नीचे जाके आप देखेंगे कि LIC के हैं, बिरला सन लाइफ हैं, बिरला सन लाइफ पेंशन स्कीम है, बिरला सन लाइफ पेंशन स्कीम टायर 1 है, टायर 1 है। अब आप देखेंगे कि नीचे जो है कुछ ऐसे फंड्स भी हैं जिन्होंने बहुत ख़राब रिटर्न भी दिए हैं, जिसमें आप देखोगे SBI पेंशन फंड स्कीम है टायर 1, इसने 9.60 के सालाना रिटर्न दिए। LIC पेंशन फंड स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन ये स्कीम्स अलग हो गई हैं इसलिए इनके रिटर्न कम है। जो ये NPS वाला स्कीम ई टायर 1 है ना, इसमें आप देखोगे सबके मिलते जुलते एक जैसे से ही रिटर्न है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप एक स्कीम में हो। स्कीम ई टायर 1, तो आप स्कीम ई टायर 1 पे नज़र रखना। ICICI का 16.60, स्कीम ई टायर 1 UTI 16.60, स्कीम ई टायर 1 16.50, स्कीम ई टायर 1 HDFC 15.90। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, आधा 1% का अंतर होता है, क्योंकि दे आर गवर्न बाय द गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड कंडीशन, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी इनमें से किसी भी फंड हाउस में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। बेहतर यही लगेगा किसी अच्छे रेप्यूटेड में खुलवाएं, जैसे ICICI हो गया, HDFC हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कोटक हो गया, एक्सिस हो गया, तो रेप्यूटेड में खुलवाएं। रेस्ट एश्योर कि वो आपका पैसा वहाँ पे सुरक्षित है। रिटायरमेंट फ़ंड है, आपको इसमें बीच में निकालने का मौका नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये आपका आपके रिटायरमेंट के बाद ही ये फंड आपके काम आएगा। तो इसी तरीके की मनोरंजक जानकारी के लिए, जिसमें आपका मनोरंजन भी हो प्लस आपको थोड़ा ज्ञान भी मिले कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। आपको NPS में भी इन्वेस्ट चाहें तो आप कर सकते हैं। अपने एम्प्लॉयर से बोलकर NPS फंड खुलवाना सबसे बेहतर सॉल्यूशन होता है, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही खुलवाया था। प्लस इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, तो आपको रिटर्न तो मिलते ही, उसके अलावा टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया म्यूचुअल फंड में तो ELSS वाले होते हैं, ELSS वाले होते हैं, लेकिन वो 80C के अंदर ही आते हैं, तो 1.5 लाख का जो है उसी के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। वो मिलता ही है। PF आपका 80C, तो मेरा 80C अगर मैं देखूं तो LIC पॉलिसी, मेरा 80C 90% मेरा 80C सिर्फ PF में ही कंट्रीब्यूशन ही कवर हो जाता है, जो कि PF का आपका कंट्रीब्यूशन होता है वो 80C के अंदर ही कवर होता है। प्लस थोड़ा सा LIC अगर जोड़ दूँ मैं, LIC प्रीमियम, तो हो गया जी मेरा तो 80C कवर हो जाता। तो फिर मुझे तो ELSS म्यूचुअल फंड्स की भी ज़रूरत नहीं है, NPS की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन NPS में जो एडिशनल 50,000 मैं डालता हूँ, एक एडिशनल एग्जाम्पशन मिलता है इसमें 30% का मेरे को, जिसको मैं डालता हूँ, प्लस मुझे उस पर 12% ऑन एन एवरेज रिटर्न भी मिल जाता है सालाना। तो आई थिंक 42% रिटर्न कमाना ठीक है हर साल। तो अगर आपको लगता है कि आपको एक सुरक्षित फंड बनाना है आपके PF और आपके म्यूचुअल फंड के अलावा, तो आप NPS में भी जा सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको NPS में खुलवाना ही खुलवाना है। कंपैरेटिवली सेफ़ होता है म्यूचुअल फंड के मुकाबले, कंपैरेटिवली रिस्की होता है PF के मुकाबले, कंपैरेटिवली कम रिटर्न देता है म्यूचुअल फंड से, कंपैरेटिवली ज़्यादा रिटर्न देता है PF से, कंपैरेटिवली ज़्यादा सुरक्षित है म्यूचुअल फंड से, कंपैरेटिवली कम सुरक्षित है PF से। तो मैंने आपको दोनों से कंपैरिजन में बता रहा हूँ, PF से कंपैरिजन में ज़्यादा रिस्की है, म्यूचुअल फंड से कंपैरिजन में कम रिस्की है। तो ये बीच में रखो, सबसे ऊपर हाई रिटर्न हाई रिस्क म्यूचुअल फंड, उसके बाद लो उससे कम रिटर्न कम रिस्क NPS, उसके बाद उससे कम रिटर्न कम रिस्क सेफ वाला जो है वो PF है। तो अगर ये बीच की कैटेगरी आपको चाहिए NPS की, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय बद्री केदार।